दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में यह घोषणा कार्रवाई कि उनका पोता पूरे देश में सबसे सुंदर बच्चा है। वह अपने नवजात पोते को बहुत प्यार करते थे। अकबर अपने पोते से इतना अधिक प्यार करते थे कि उस बच्चे के जन्म के बाद अकबर मुश्किल से सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रही थे। वह बच्चे के साथ पूरा दिन खेलते रहते थे। इससे सभी मंत्री बहुत परेशान हो गए। इसलिए जब अकबर ने कहा कि उसका पोता देश का सबसे सुंदर बच्चा है, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कृपया नाराज न हुआ। राजकुमार निसंदेह बहुत खूबसूरत हैं, पर मेरे ख्याल से और भी बच्चे हैं जो इनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। अकबर ने जब यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सभी मंत्रियों को यह आदेश देता हूं कि वह उस बच्चे को लेकर आएं जिसे वह सांप से ज्यादा सुंदर समझते हैं। यदि वह बच्चे मेरे पोते से ज्यादा सुंदर हुए तो मैं सहमत हो जाऊंगा, जैसा बीरबल ने कहा है। इसलिए अगले दिन हर मंत्री अपने साथ एक बच्चा लेकर दरबार में आया। पर बीरबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय के बाद बीरबल दरबार में आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। अकबर ने पूछा, कहाँ है वह बच्चा जिसे तुमने मेरे पोते से ज्यादा सुंदर बताया था? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने दरबार में बच्चे को लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। यदि आप एक सामान्य इंसान की तरह तैयार हो सकते हैं, तो हम बच्चे को दिखने के लिए जा सकते हैं। अकबर और उसके कुछ मंत्रियों ने सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहन लिए और बीरबल के साथ उस बच्चे को देखने चल पड़े। लंबे समय तक चलने के बाद वे एक झोपड़ी के पास पहुंचे। एक बच्चा झोपड़ी के बाहर गंदगी के ढेर पर खेल रहा था। वह गंजा था और धूल में लिपटा हुआ था। उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी और उसकी नाक से पानी गिर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, आपको लगता है कि यह बच्चा राजकुमार से अधिक सुंदर है? यह तो बहुत ही बदसूरत है। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बच्चे की मां झोपड़ी से बाहर आ गई। वह उस आदमी पर बहुत गुस्सा होने लगी जो उसकी झोपड़ी के समाने खड़ा होकर उसके बच्चे को घूर रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? निकल जाओ यहाँ से। और फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से उसका चेहरा पोंछते हुए उसे चूम लिया। उसने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, इन लोगों को मत सुनो, तुम इस देश में सबसे सुंदर बच्चे हो। और वह छोटे बच्चे को अंदर ले गई। अकबर समझ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता था। उसने कहा, अपने माता पिता के लिए हर बच्चा देशा में सबसे सुंदर होता है। बीरबल मुस्कराया और कहा, और समय आने पर अपने दादा दादी के लिए भी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा।
तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे। किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है? यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं।
परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूँ। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहां पन्हा, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपना, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा,
तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 बादशाह का नाखून। नई मजेदार कहानी। किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंधाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे दो बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य श्राकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं।
उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दद्याओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दवा का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। विचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 पैसों का झोला मजेदार कहानी। एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो
ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूआ। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, थैले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैग आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 उपहार का बंटवारा बहुत प्यारी कहानी। यह पुस्तक रिक्वेस्ट होल्डर से अनुरोधित है। बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है। वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पर्दे व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना।
यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेशदास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेशदास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 सोने की बाली बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की बात है जहां पनाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहां पनाह का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहां पनाह मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहां जहां पनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, अकबर सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया। सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुलाकर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह वो मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ नहीं करूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहां पनाह मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जहां पनाह रहें, जहां पनाह रहें। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह, जहां पनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहां पनाह बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल, जहां पनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी जिंदगी में झूठ न बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ न हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या क्या मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है?
इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहां पनाह मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था, बीरबल अब सोचने लगे कि जहां पनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था, बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, बीरबल सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की, तुम्हें यहाँ आने से मना किया था न। बीरबल, जहां पनाह, मैं यही किसी औहदे की हैसियत से नहीं बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूं। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूं। ये देखिए सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर, ये तो सचमुच सोने की बाली है, ये तुम्हें कहाँ मिली। बीरबल, जहां पनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है, ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहां पनाह, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहां नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अकबर, अच्छा, इतने महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो, देर कैसी है, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहां पनाह, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहां बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहां पनाह, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जहां पनाह, मैं इसे नहीं बो सकता हूं, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, अकबर, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है। वहां खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहां पनाह, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, अकबर, मैं कैसे, मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल, जी जहां पनाह, मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े। कभी इसलिए और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहां पना, मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी। ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ कर दो। बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो। उसमें कहीं से भी हवा न जा सके। उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकी। आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरैया थी। मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठरी खाली न हो जाएगा, कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। हो सकता है इसको खाली होने में कि महीने लग जाएं, कि साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका, बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहां पनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहां तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहां पनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा, जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस एक हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था।
बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस तुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ क्या बात है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहांपनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हां, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले, देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले, सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपना। उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी। मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला, जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था। इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया,
तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है। मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ, मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है, इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरों की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है, इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है, तो दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है। तो वह बोला, जहांपना, इन तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 6 दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के अच्छे पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिका, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूँ।
इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी, मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था, वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।